दिल्ली में ऑड इवन नियम लागू हो गया है। ये सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक लागू रहेगा और 15 नवंबर तक दिल्ली में चलेगा। यानी कि ऑड तारीख वाले दिन सिर्फ ऑड नंबर की गाड़ियां और इवन तारीख वाले दिन इवन नंबर की गाड़ियां ही चलेंगी। आज 0, 2, 4, 6, 8 नंबर वाली गाड़ियों को ही सड़क पर चलने की इजाजत मिलेगी। नियम का उल्लंघन करने वालों पर 4000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। इस बार ऑड इवन नियम के दायरे से दोपहिया वाहनों को बाहर रखा गया है। वहीं इस बार सीएनजी गाड़ियों को भी ऑड इवन के दायरे में रखा गया है। ऑड इवन में महिलाओं को विशेष छूट दी गई है। गाड़ी में 12 साल तक का बच्चा साथ होने पर छूट या गाड़ी में ड्राइवर समेत सभी महिलाएं हो तो छूट रहेंगी। वहीं ऑड इवन को सही तरीके से लागू करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की 200 टीम दिल्ली में तैनात की गई है। दिल्ली में आज से ऑड इवन लागू हो गया है, लेकिन ऑड इवन के विरोध में पोस्टर्स भी नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में, जहां ऑड इवन के खिलाफ पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर्स में क्या लिखा है उसका कंटेंट आपको बता देते हैं। इसमें लिखा है ऑड इवन का ड्रामा नहीं, हमें चाहिए शुद्ध वातावरण, दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल। और नीचे किसी पार्टी का नाम नहीं लिखा गया है, बल्कि लिखा है जनहित में जारी, और एक बच्चे के फोटो लगा है जिसने मास्क पहना है। दरअसल इस पोस्टर को देख के बात साफ नहीं है कि ये किसने लगाए हैं, लेकिन बीजेपी लगातार ऑड इवन का विरोध कर रही है। कल बीजेपी के नेता और सांसद विजय गोयल ने एक ट्वीट करके कहा था कि ऑड इवन से प्रदूषण कम नहीं होता, लिहाजा वो कल ऑड इवन का विरोध करेंगे और गाड़ी लेकर निकलेंगे। फिलहाल ये पोस्टर्स लगे हैं यहाँ पर पूर्वी दिल्ली में हमें नज़र आ रहे हैं और ऑड इवन भी लागू हो गया है। ये तस्वीर है पहले ही दिन ऑड इवन के लागू होने की। राजधानी दिल्ली में ऑड इवन लागू होने के साथ ही लोगों की मुसीबतें भी शुरू हो गई हैं। फिलहाल हम नई दिल्ली स्टेशन पर है, जहां पर सुबह के वक्त जो गाड़ियां यहां पहुंचती है वो पहुंचने लगी हैं और आप देख सकते हैं कि बड़ी भीड़ यहां पर जमा हो चुकी है, क्योंकि लोग लगातार त्यौहार मना के आ रहे हैं। आप बताइए, क्या आप लोगों को टैक्सी मिल रही है? नहीं, मिल नहीं रही है। दिक्कतें आ रही है टैक्सी मिलने में? आ रही है, महंगा दाम मांग रहे हैं। टैक्सी ऑटो वाले मुँह मांगा दाम मांग रहे हैं। टैक्सी ऑटो वाले ज़्यादा दाम मांग रहे हैं, कुछ लोग इधर भी हैं। आप बताइए मैडम, क्या टैक्सी बुकिंग नहीं हो पा रही है? भैया हमें 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया खड़े हुए यहाँ, और ऑटो वाले अपने मन मर्जी 800, 900, टैक्सी वाले 800, 1500 रुपए तक मांग रहे हैं, और जो जायज बनता है वो लेने को तैयार नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं कि लोगों ने अपना धंधा लूट का एक तरह से जो टैक्सी वाले ऑटो वाले ने शुरू कर दिया। आप बताएं, आपको क्या परेशानी आ रही है? सर, मैं लास्ट 15 मिनट से आई एम ट्राइंग फॉर ओला, मतलब बुकिंग नहीं हो रही है। आप वो नो कैब अवेलेबल दिखा रही है, बार बार कैब नहीं दिख रही है। कैब नहीं दिख रही है, अवेलेबल ही नहीं है। तो ये समस्या, आपको कहाँ जाना है? मुझे तो इंदिरापुरम जाना है। तो ये समस्या जो है एनसीआर की तरफ जो लोग जाने वाले नई दिल्ली पहुंचे उनको भारी मुसीबत आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के अक्षरधाम के पास, जहां पर हमें एक इवन गाड़ी नज़र आ रही है और आज ऑड इवन के हिसाब से इवन डे है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं जो इस गाड़ी के मालिक है। सर, अपना नाम बताइए और ऑड इवन कुमार जी, ऑड इवन पर क्या कहना है, किस तरह की योजना है? ऑड इवन एक अच्छा उन्होंने सोचा है कि एक दिन ऑड चले और एक दिन इवन चले, उससे रोड के ऊपर ये फैक्ट्री की गाड़ियाँ कुछ कम निकलेंगी। पॉल्यूशन की इस समय बहुत ज़्यादा मार है। पॉल्यूशन हालांकि गाड़ियों से इतना शायद नहीं होता हो जितना कि पराली जलने से होता है। पराली जलने से तो आप फॉलो करेंगे ऑड इवन के? हम ऑड इवन भी फॉलो करेंगे। अच्छा, आप बताइए ऑड इवन को लेकर आपका क्या कहना है? क्या इससे वाकई पॉल्यूशन आपको लगता है कम होगा और क्या फॉलो करें लोग इसको? यस, बिल्कुल, इससे बहुत पोल्यूशन में फ़र्क आएगा। अभी देखिए मौसम कितना गंदा हो रहा है, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा लोगों को। और दूसरी बात यह है कि लोग शेयर करेंगे गाड़ियों को। हाँ, तो उससे आप क्या कहेंगे इस पर? ऑड इवन आज से लागू हो रहा है। मैं भी इसके वाकिफ हूँ। तो ये सही योजना आपको सही लगती है? बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा ट्रैफिक में भी फ़र्क पड़ता है और दिक्कत भी कम लगती है पॉल्यूशन से। एक परिवार हमें यहाँ पर मिला है और इनका कहना है कि ऑड इवन बेहतर है और ये पूरी तरह से उसको फॉलो करेंगे और कुछ हद तक कम भी होगा। लेकिन आपको बता दें कि ये 4 तारीख से 15 तारीख तक चलेगा और वाकई में देखने वाली बात होगी कि जो अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 15 दिन बाद क्या होता है और इस ऑड इवन से कितना पॉल्यूशन कम होगा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाले DND फ्लाईओवर पे। प्रदूषण लोग महसूस तो कर रहे हैं, लेकिन कैसा वो प्रदूषण दिख रहा है वो तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ आप देखेंगे DND फ्लाईओवर के पास यमुना बहती है और फिलहाल आप देखेंगे तो कुछ भी यहाँ नजर नहीं आ रहा है।
स्मॉग की एक मोटी सफेद चादर ने किस कदर दिल्ली एनसीआर को घेर रखा है, ये तस्वीरों में आपको साफ नजर आएगा। विजिबिलिटी की अगर बात करें तो 3 दिन से विजिबिलिटी पर भी इसका अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। ये हालात यहाँ पर इस तरीके से नजर आ रहे हैं कि सफेदी के अलावा, एक धुंध, एक कोहरे के अलावा यहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। साथ ही अगर आपको दिखाऊं कि आसमान की तरफ अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जमीन और आसमान में कुछ फर्क नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल सूरज जो है वो भी इस कोहरे के चलते नजर नहीं आ रहा है, बेहद हल्की उसकी चमक यहाँ पर नजर आ रही है। और क्योंकि ये पूरा रास्ता जो है दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाला है, तो ऐसे में अगर नोएडा की AQI की अगर हम बात करें तो फिलहाल आप देखेंगे कि 720 यानी कि बेहद हानिकारक स्थिति में नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स बना हुआ है, यानी कि वायु गुणवत्ता बनी हुई है। प्रदूषण जो है उसके चलते लोगों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जब हम यहाँ खड़े हैं तो हमारी आंखों में जलन हो रही है, बोलने में दिक्कत होने लग रही है, और ऐसे में जो प्रदूषण महसूस हो रहा है वो अब दिखने भी लगा है। दिल्ली में आज से ऑड इवन लागू कर दिया गया है और इसकी बड़ी वजह यही है कि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ा है उसके बाद ऑड इवन को लागू किया गया है। और आज से ये कहीं ना कहीं अब जो दिल्ली पुलिस है वो भी लगातार जो है बॉर्डर एरियाज पर चेकिंग कर रही है, लोगों को समझा रही है कि वो कम से कम ऑड इवन का जो है एक तरह से पालन करें। और उसी के लिए जो दिल्ली पुलिस है वो इस वक्त दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर के ऊपर मौजूद है। यहाँ पर गाड़ियों को रुकवाया जा रहा है और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो लोगों को समझाने का भी काम कर रही है। और साथ में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी जो लोग आ रहे हैं उनको समझाया जाए, उन्हें बताया जाए कि ऑड इवन जो है उसको लागू करें ताकि प्रदूषण पर कहीं ना कहीं काबू पाया जा सके। तो आज कहीं ना कहीं जो पहली जो कवायद है वो यही है कि आज लोगों को समझाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए और कल से जो चालान की जो प्रक्रिया है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो कुछ गाड़ियाँ यहाँ पर आई हैं, मौजूद हैं, उन गाड़ियों को रुकवाया गया है और अब जितने भी अधिकारी हैं वो उन लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि आप कम से कम जो है इसको लागू करें और प्रशासन की इसमें कहीं ना कहीं सहायता करें। तो इस वक्त हमारे साथ कुछ अधिकारी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की हम कोशिश जो है वो करते हैं कि वो यहाँ लोगों को समझा रहे हैं। सर आज चालान किया जाएगा आज या फिर लोगों से समझाया जाएगा? आज जो ऑफिसर्स की हमारी गाइड है हम इनको गाइड कर रहे हैं। आज ऑड इवन लागू हो गया है, आज चलान नहीं करें, चलान कल से करने हैं। तो आज क्या पूरे दिन ये जो समझाने की प्रक्रिया या फिर जागरूक की जो प्रक्रिया ये चलती रहेगी? पूरे दिन हमारा स्टाफ यही काम करेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर जितने भी जो अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, इसके साथ साथ जो सिविल डिफेंस के लोग हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं इनकी सहायता के लिए। और यहाँ पर जो बॉर्डर एरिया है खासतौर से दिल्ली गुरुग्राम का, यहाँ पर अब लोगों को जो है रुकवाया जा रहा है, उन्हें समझाया जा रहा है, जागरूक किया जा रहा है कि वो दिल्ली सरकार और जो पहल है उसमें कहीं ना कहीं उसमें सहायता करें। सोमवार का सूरज उग चुका है और आज एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर जो है वो खतरनाक बना हुआ है। हम इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक बना हुआ है। हम सबसे पहले आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी का पोल्यूशन लेवल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो दिखाना चाहेंगे, जो PM 2.5 पर 695 बना हुआ है, जो बेहद खतरनाक है। यानी यहाँ की हवा बेहद जहरीली है। कुछ लोग जो है यहाँ पर है, आपसे जानना चाहूँगी कि पोल्यूशन आप कितना फील कर रहे हैं? मास्क आपने भी लगाया हुआ है? नहीं, पॉल्यूशन तो जैसा कल भी सभी न्यूज़ में चैनल्स में आ रहा था, पॉल्यूशन लेवल इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 900 के कुछ एरियाज में 900 से भी पार जा रहा है। तो आज भी सुबह भी काफ़ी पॉल्यूशन है, ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन में काफ़ी गिरावट हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बट और ख़ास तौर से अगर आपको बाहर निकलना है तो इंडीड यू नीड तरीके की तकलीफ़ें जो है आप महसूस करें, किस तरह की तकलीफ़ें आप महसूस करें? देखिए ये है कि गले में थोड़ा सा खराश है और खांसी वगैरह तो हो ही रही है काफ़ी लोगों को इस तरह से। और इवन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जिस तरह डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि लंग्स वगैरह का भी प्रॉब्लम्स हो सकती है इस तरीके से अगर हम इसमें ही सांस लेते रहे और अगर मास्क यूज़ ना करें स्पेशली। हापुड़ जनपद में दीपावली के बाद से लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर बना हुआ है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी हम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स केंद्रीय नियंत्रण प्रदूषण बोर्ड के ऐप पर देख रहे हैं तो 491 है अभी, यानी कि बेहद ही खतरनाक स्तर पर इस वक्त भी एयर क्वालिटी इंडेक्स है। और रात में ये एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 तक पहुंच गया था। तो कितनी खतरनाक स्थिति है हापुड़ जनपद में
डीएम ने भी सभी स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। 4 और 5 नवंबर को हापुड़ जनपद के नर्सरी से कक्षा 12 तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे। इस वक्त मैं बस स्टैंड पर हूँ, हमारे साथ कुछ लोग हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कूल गए थे, लेकिन वहाँ उनको छुट्टियाँ बताई गई तो वो वापस आ गए हैं। कुछ लोगों से बात करते हैं कि उन्होंने क्यों जो मास्क पहनकर यहाँ पर खड़े हुए हैं, मास्क पहनकर निकले हैं। आप बताइए क्या नाम है आपका? नाम कृष्ण है मेरा। मैं जॉब करता हूँ, प्रदूषण के कारण मैं मास्क पहन के निकला हूँ जॉब करने के लिए चाहता हूँ। इस मास्क प्रदूषण से बहुत दिक्कत हो रही है, आँखों में जलन हो रही है, गले में दिक्कत आ रही है। दिवाली के बाद में हमारी आंखों में जलन हो रही है और सांस लेने में, फेफड़ों में भी दिक्कत होती है। स्कूल गए थे आज आप? हाँ जी, हम आज स्कूल गए थे। आज स्कूल जाने के बाद हमें पता लगा कि छुट्टी है आज की। बहुत अच्छा स्टेप लिया गया है कि इससे क्या है, पॉल्यूशन में जो बढ़ रहा है उसमें थोड़ी सी कमी तो आएगी, क्योंकि ऑड इवन से काफ़ी सारी पॉल्यूशन जो गाड़ियाँ चल रही हैं डेली, वो ऑड में एक दिन ऑड में रहेगा, एक में इवन में रहेगा, तो इससे पॉल्यूशन में बहुत कमी आएगी। जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो भी सरकार की तरफ से डिसीजन लिया गया है काफ़ी अच्छा है, उससे चेंजेस भी दिख रहा है कुछ ना कुछ यहाँ पे, है ना। बाकी गवर्नमेंट ऐसे अगर डिसीजन स्ट्रिक्टली अगर और ज़्यादा आगे अगर करती है तो ये हम लोगों के लिए अच्छा है। बाकी अच्छा लग रहा है अभी पहले से जो ये डिसीजन लिया गया है उसके बाद में। पहला चालान आपका कटा है, अच्छा फील नहीं हो रहा है, गलत बात है। नॉलेज होती तो होता ही नहीं सर। तो पता नहीं था आपको? नहीं सर। मगर लगातार प्रचार किया गया है। सर मैं नोएडा रहता हूँ, मुझे इस बात का नहीं पता था कि आज से ये स्टार्ट होने वाला है। मैं रात में आया था किस काम से, मैं लौट रहा था, हमने देखा पोस्टर, हम लोग जल्दी जल्दी निकल भी रहते हैं, बट क्या कर सकते हैं। तो आगे से ये गलती नहीं बिल्कुल नहीं होगा। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जानकारी नहीं थी, जिनका चालान काटा गया है। और ये आप देख सकते हैं ट्रैफिक पुलिसकर्मी जो लोगों का चालान काट रहे हैं, क्योंकि 8 बजे से ये नियम लागू हो चुका है और कई चालान अभी तक काटे भी गए हैं। इस बार जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है, 4000 रुपये ये जुर्माना है। और आपको सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। दरअसल ऑड डेट के दिन ऑड नंबर की गाड़ियां चलेंगी और इवन डेट के दिन इवन नंबर की गाड़ियां चलेंगी। 15 नवंबर तक ये नियम लागू होगा। इसमें कई छूट भी दी गई हैं, महिला ड्राइवर्स को छूट दी गई है। ऑड इवन की स्कीम लागू हो चुकी है। ऐसे में आज घर से जो भी गाड़ियां लेके निकल रहे हैं वो ध्यान रख रहे हैं कि घर से इवन नंबर की गाड़ियां ही लेकर चलें। ये फिलहाल एक सरकारी गाड़ी है जिसको रोका गया है और ये ऑड नंबर गाड़ी है। पर हैरत की बात यह है कि ये जो रोका गया है इसे ट्रैफिक पुलिस ने नहीं रोका, बल्कि आम लोगों ने यहाँ पर रोका हुआ है। ये एक सरकारी गाड़ी है जिसमें अभी ऑफिसर कोई मौजूद नहीं है, कर्मचारी हैं और एक महिला जो है वो पीछे बैठी हुई है। जो वाहन चालक है उनका कहना है कि उनको जानकारी नहीं थी, इस वजह से वो गाड़ी आ गई। ये गाड़ी आप देख रहे हैं कि सरकारी है, फिलहाल पूरा कवर्ड इसको किया गया है, यानी कि कोई सरकारी अफसर अंदर गाड़ी में मौजूद नहीं है, एग्जामिशन कोई नहीं होगी। यहाँ पर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जब आम लोगों का चालान कट रहा है तो इनका क्या शिकायत है? मेरी शिकायत ये 10 से 15 मिनट हो गए, कोई आगे देख नहीं रहा इस गाड़ी को। पुलिस वाला, मेरी गाड़ी को 10 पुलिस वालों ने घेर रखा है। आपको लग रहा है सरकारी गाड़ी इस वजह से? सरकारी गाड़ी है, इस वजह से कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं पूछ रहा इसको। मगर मैं जाने नहीं दूंगा इस गाड़ी को जब तक चालान नहीं कटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ पर लेट जाऊंगा मैं गाड़ी के आगे, जाने नहीं दूंगा। ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि चारों तरफ जो ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है और ऐसे में शख्स का कहना है कि जब इसकी गाड़ी को रोक लिया गया है तो ऐसे में सरकारी गाड़ी के पास कोई क्यों नहीं आ रहा है और इस गाड़ी का चालान क्यों नहीं काटा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट दिनेश नागर के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। तो आप हमारे सहयोगी प्रियंका की रिपोर्ट देख रहे थे। दरअसल ट्रैफिक पुलिसकर्मी सख्त हैं, लेकिन लोग विरोध भी कर रहे हैं कि सरकारी गाड़ी वहां पर मौजूद है, उसका चालान नहीं काटा जा रहा है। आपको बता दें आज सुबह 8 बजे से ये नियम लागू हो चुका है, 15 नवंबर तक ये नियम चलेगा और इस बार सीएनजी गाड़ियों को ऑड इवन में छूट नहीं मिली है। क्या है पूरा प्रोग्राम और क्या कहना है? मैं दिल्ली के लोगों से अपील करूंगा कि इस वक्त पूरे नॉर्थ इंडिया में पॉल्यूशन बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है, पराली का धुआं फैला हुआ है, बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। हम पराली के धुएं को कम नहीं कर सकते आज की तारीख में, अब ये फैल चुका है, लेकिन कम से कम हम अपने पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं उनमें कमी ला सकते हैं। और रेगुलर पॉल्यूशन दिल्ली में अपनी दिल्ली के लिए करना है हमें, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब वो छोड़ दीजिए, अभी अपने लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है। अगले 10 दिन तक अगर हम ऑड इवन फॉलो कर लेंगे तो दिल्ली के अपने सोर्सेज में कमी आएगी, कुछ तो राहत मिलेगी। दिक्कत के समय में अगर थोड़ी सी हार्डशिप हम कर लें और थोड़ी सी राहत मिले, मुझे लगता है ये
सबके लिए फ़ायदे की चीज़ है। सर केंद्र पर भी आपने सवाल उठाया और केंद्र की तरफ से प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जो बातें कही जा रही हैं ऑड इवन एक झुंझुना टाइप का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। विजय गोयल खुद इसका विरोध कर रहे हैं, वो आज खुद चालान कटाने निकलेंगे। ऐसे वक्त में इस तरह की राजनीति पर क्या कहना है? विजय गोयल जी को मैं कहूँगा कि जो उनके मन में आए वो करें। वो चाहें तो अभी दिल्ली में सिर्फ ऑड इवन क्यों, वो जनरेटर बैन भी तोड़ें, वो कंस्ट्रक्शन बैन लगाया हुआ है, वो अपने घर में कंस्ट्रक्शन भी करवाएं, वो जनरेटर के साथ साथ भी चलें, पूरी दिल्ली में जनरेटर लेके चलें। उनके राजनीति उसमें है, क्योंकि सरकार कोई करे दिल्ली के हित के लिए करे तो उनका विरोध करेंगे। वो जाके पर्यावरण मंत्री से क्यों नहीं कहते हैं विजय गोयल जी या बीजेपी के और नेता कि मंत्री जी आपने बैठकें क्यों कैंसिल की? पराली जलने से ठीक 2 महीने पहले से दिल्ली के मुख्यमंत्री रिक्वेस्ट कर रहे थे, सर बैठक बुलाइए, कुछ करिए। बैठकें कैंसिल करते रहे, एक के बाद एक बैठकें कैंसिल करती गई। यानी कि पॉल्यूशन बीजेपी की प्रायोरिटी में है ही नहीं, मजाक। बढ़ते हैं आगे। पंजाब के बरनाला में पराली जलाने पर किसानों का चालान काटने पहुंचे अधिकारियों को लोगों ने बंधक बनाकर जोरदार प्रदर्शन किया। इन लोगों ने राज्य सरकार पर वादों से मुकरने का आरोप लगाया और जो अफसर वहां पराली जलाने वाले किसानों का चालान काटने पहुंचे थे, उन्हें इन लोगों ने बंधक बना लिया। साथ ही ये किसान सड़क पर धरना देने बैठ गए और सड़क जैम कर दी। इस बीच खफा किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। पंजाब सरकार मुर्दाबाद। प्रदर्शन कर रहे किसानों ने पराली जलाने को उनकी मजबूरी बताया और अमरिंदर सरकार से पराली के निपटारे के लिए डीजल पर 50% की सब्सिडी देने के साथ कई मांगे रखी। यही मंग करते हैं भी सानू जेड़ा है झोने पराली वाला खेत आ उस नूं तैयार करने की खातर सानू 5000 रुपये फी एकड़ दिता जावे जां जेड़ा डीजल आ वो 50% लेस ते दिता जावे। ये किसान उन अफसरों को तब तक वहीं रोकने पर अड़ गए जब तक वो उनका नाम पराली जलाने वालों की लिस्ट से नहीं हटा देते। ऐसे हालात में किसानों को नाम हटाने का भरोसा दिया गया। इसके बाद बंधक बनाकर रखे गए अफसरों और कर्मचारियों को छोड़ दिया गया। पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने से लगातार दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक होता जा रहा है। ये समस्या पिछले कुछ सालों से ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि धान को बोने के समय में बदलाव किया गया है। पहले पंजाब में किसान अपनी मर्जी से मई में धान उगा देते थे, लेकिन अब करीब 1 महीने की देरी से जून में धान उगाई जाती है क्योंकि पंजाब सरकार ने 2009 में पंजाब भूमिगत जल संरक्षण कानून बनाया था, जिसके तहत पहली बार धान बोने की तारीख तय की गई थी। इस कानून का मकसद ये था कि जितनी देर से धान को बोना शुरू करेंगे, भूजल पर खतरा उतना कम हो जाएगा। मॉनसून से पहले किसान भूजल को धान को रोपने के लिए इस्तेमाल कर लेते थे। अब देर से धान रोपने और काटने की वजह से पराली जलाने का वक्त भी आगे खिसक गया है और जिस वक्त पराली जलाई जा रही है उस समय हवा की रफ्तार में कमी आ जाती है, जिस वजह से प्रदूषण का स्तर खतरनाक हो रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के करीबी रहे पंकज शंकर ने उन्हें आड़े हाथों लेने पर पार्टी में खलबली मच गई। पंकज शंकर ने एक बयान में न केवल राहुल गांधी को बल्कि सोनिया गांधी को भी निशाने पर ले लिया और 2 लोकसभा चुनावों में लगातार बुरी हार और कई राज्यों में सरकार गंवाने की वजह राहुल गांधी को बता दिया। 2004 से 19 में हम ट्रिपल डिजिट में थे, डबल डिजिट में आ गए। किसके लीडरशिप में आए तो सबको पता है। तो इसलिए इंटर्नशिप ही है ना ये। यदि प्रियंका गांधी होती तो आज कांग्रेस की ये दुर्गति नहीं होती। यही नहीं, पंकज शंकर ने कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को बेटे के मुंह में पार्टी की बिगड़ती हालत के लिए दोषी भी ठहरा दिया। 15 साल में आपने 3 बड़े एक्सपेरिमेंट किए, अब अगला एक्सपेरिमेंट क्या होगा? पार्टी ही बची तो बेसिकली पुत्रमोही तो है वो, और क्या। पंकज शंकर के इस बयान को कांग्रेस ने गलत बता दिया और पंकज शंकर पर केवल पब्लिसिटी के लिए इस तरह के बयान देने का आरोप लगाया। केवल पब्लिसिटी प्राप्त करने के लिए पंकज शंकर जी ने का ना प्रियंका गांधी वड्रा जी से कोई जुड़ाव है, न वो उनके कार्यालय में काम करते हैं। यूपी के मेरठ में समान दरों पर जमीन के बदले मुआवजा दिए जाने के लिए किसानों ने अनोखा प्रदर्शन किया। बताया गया कि ये किसान पिछले 1 महीने से राज्य सरकार का विरोध कर रहे हैं, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली, जिससे खफा किसानों ने शर्ट उतारकर एक पार्क के बाहर प्रदर्शन किया। हाथों में मंजीरे और ढोलक लेकर निकले इन किसानों ने पार्क के कई चक्कर काटे और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे किसानों का आरोप है कि पुल बनवाने के लिए जमीन के बदले सभी लोगों को समान दरों पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिससे वो नाराज हैं। 26 गाँव की जमीन जो मेरठ जिले की और गाजियाबाद जिले की अधिकृत हुई है, उसमें असमान जो मुआवजे की दरें हैं उसको लेकर किसान आंदोलन कर रहे हैं। इन प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थी, जिन्होंने विरोध प्रदर्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पार्क के चक्कर भी काटे। इस बीच वहां कुछ जगहों पर पुलिस बल भी तैनात किया गया था ताकि हालात ना बिगड़े।
पंजाब और हरियाणा में 29 जगहों पर पराली जलाई जा रही है। 3 नवंबर की नासा की सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दिया कि पंजाब में ज्यादातर हिस्से में पराली जल रही है, जबकि हरियाणा के कुछ हिस्सों में पराली जलाई जा रही है। तस्वीरों से साफ है कि पाकिस्तान के लाहौर के आसपास के इलाके में भी कुछ जगह पराली जल रही है। बिहार के गया में जूतों के एक गोदाम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। हालांकि आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन गोदाम में लगी ये आग इतनी भीषण थी कि धुएं में इमारत कहीं गुम हो गई और पूरे इलाके में धुआं ही धुआं फैल गया। गोदाम के हर कोने से तेजी से धुआं उठता दिखाई दिया और इस आग में वहां रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। आग कैसे लगी ये कहना मुश्किल है अभी कि क्या वजह कैसे लगी। लाखों लाख रुपए का नुकसान हुआ है। हालांकि कुछ ही देर में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पहुंची और दमकल कर्मी पानी की तेज धार से आग बुझाने में जुट गए। काफी देर की मेहनत के बाद गोदाम में लगी आग पर काबू पाया जा सका। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में मौत के बाद बवाल हुआ। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में सड़क हादसे में लड़के की मौत के बाद परिवार वालों ने सड़क को जैम किया, जिन्हें पुलिस ने लाठीचार्ज करके वहां से हटाया। बिहार की पूर्वी चंपारण में केले के मोलभाव करने से शुरू हुए विवाद में गोली लगने से एक आदमी घायल हो गया। राजस्थान के कोटा में की गई छापेमारी में एक मकान से करीब 1 करोड़ रुपए की अवैध दवा बरामद की गई। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 30 हजारी कोर्ट की झड़प में घायल हुए वकीलों से अस्पताल जाकर मुलाकात की। इस साल छठ के समय बिहार में डूबने से 58 लोगों की मौत हो गई। सबसे ज्यादा 27 लोगों की मौत कोसी, सीमांचल और पूर्वी बिहार में हुई। झारखंड की चतरा में पुलिस ने मुठभेड़ में नक्सलियों के एरिया कमांडर को मारने का दावा किया। मणिपुर की राजधानी इम्फाल में छठ पूजा के समय बम धमाका होने से बीएसएफ के 3 जवान घायल हो गए। बम धमाके के बाद वहां के हालात तनावपूर्ण हो गए और सुरक्षा बल धमाके वाली जगह पर जांच पड़ताल करते दिखाई दिए। घायल जवानों को फौरन नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनकी हालत फिलहाल खतरे से बाहर बताई गई। यहाँ पे जैसे सिक्योरिटी पहुंचा, वहीं पे यहाँ पे पहुंचते इसमें बीएसएफ का भी 2-3 जवान घायल है। इन हालात में छठ घाट पर धमाके के बाद अगले दिन सुबह होने वाली पूजा भी नहीं हो पाई, जिस वजह से इलाके के लोगों में नाराजगी है और वो लोग धरने पर बैठ गए। हम लोग बहुत दुखी हैं और ये बम ब्लास्ट किसने किया अभी तक कोई क्लेम नहीं आया। किस कारण किया ये हमें सूचना मिलना चाहिए। धमाके के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। फिलहाल थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है और पुलिस आगे की कार्रवाई करने में जुट गई है। पूर्वी चीन के एक शहर में एक बेकाबू एसयूवी ने वहां खड़े एक स्कूटर को जोरदार टक्कर मार दी। इससे पहले तेज रफ्तार एसयूवी को सड़क पार कर रही एक दूसरी कार ने टक्कर मार दी, जिसके बाद वो बेकाबू हो गई और सीधे सड़क किनारे खड़े स्कूटर की तरफ बढ़ गई। इससे पहले एक भीड़ भाड़ वाले चौराहे से कई गाड़ियां गुजरती थी। इस दौरान एक कार वहां पहुंची और बाईं तरफ मुड़कर सड़क पार करने लगी, लेकिन तभी दूसरी तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार एसयूवी से उसकी जोरदार टक्कर हो गई। कार से टकराने के बाद बेकाबू एसयूवी जेब्रा क्रॉसिंग पर खड़े एक स्कूटर से जा भिड़ी, लेकिन एसयूवी को तेजी से अपनी तरफ आते देख स्कूटर सवार तेजी से दूसरी तरफ कूद गया। तेज रफ्तार एसयूवी सिर्फ कुछ इंच की दूरी से उसके बगल से निकली और एक खंबे से जाकर टकरा गई। हादसे में स्कूटर पूरी तरह बर्बाद हो गया, जबकि एसयूवी से टकराने वाली दूसरी कार को भी काफी नुकसान पहुंचा। झारखंड में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ। झारखंड के दुमका में नक्सल प्रभावित इलाके में पुलिस ने एक मकान से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। लखनऊ में पुलिस से हुई मुठभेड़ में आजमगढ़ का 1 लाख का इनामी बदमाश मारा गया। जम्मू कश्मीर में बडगाम दिवस पर परम चक्र विजेता शहीद सोमनाथ शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पाकिस्तान की गोलीबारी से लोगों की हिफाजत के लिए बनाए जा रहे बंकरों में 1200 बनकर तैयार हैं, जबकि 1000 और जल्द बनकर तैयार हो जाएंगे। यूपी के हरदोई में एक मकान की पहली मंजिल पर चढ़े सांड को क्रेन की मदद से नीचे उतारा गया। बताया गया कि यह सांड सड़क किनारे के एक मकान में सीढ़ियों से चढ़कर दूसरी मंजिल पर पहुंच गया था, जिसके बाद सांड को क्रेन के जरिए जमीन पर उतारा गया। जबकि इससे पहले सांड को नीचे उतारने की कई कोशिशें की गईं, लेकिन जब कुछ काम नहीं आया तो पुलिस और फायर ब्रिगेड ने क्रेन मंगवाई। 2-3 लोग मकान की दूसरी मंजिल पर पहुंचे और सांड को पट्टे से बांध दिया। इसके बाद क्रेन के जरिए सांड को मकान की बालकनी से सुरक्षित जमीन पर उतार लिया गया। जीना खुला था, इसलिए उसको जीने से उतारना असंभव था कि वो पट्टों के सहारे बांधकर सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। सांड को नीचे उतारने में करीब 2 घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि इस दौरान कोई हादसा नहीं हुआ। बिहार के छपरा में घाट पर पूजा करने आए श्रद्धालुओं के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई।
बताया गया कि किसी बात पर दो पक्षों की बहस शुरू हो गई, जो कुछ ही देर में हाथापाई में तब्दील हो गई और वो लोग घाट पर ही एक दूसरे पर थप्पड़ घूंसे बरसाने लगे। इस दौरान घाट पर लोगों की भारी भीड़ थी और मारपीट की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। कई लोग मारपीट करते लोगों को रोकने की कोशिश करते रहे, लेकिन लोग शांत नहीं हुए और हंगामा बढ़ता चला गया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंची और लोगों को अलग करने लगी, लेकिन लोग पुलिस के सामने भी एक दूसरे से भिड़ते रहे। हालांकि वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों को अलग किया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। केंद्र सरकार नौकरी पेशा लोगों को जल्द ही बड़ा तोहफा दे सकती है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार नौकरी पेशा लोगों को मिलने वाली ग्रेच्युटी के नियमों में बड़ा बदलाव कर सकती है। बताया गया कि ग्रेच्युटी की रकम पाने के लिए लगातार 5 साल नौकरी की समय सीमा को घटाकर 1 साल किया जा सकता है। यानी नौकरी के 1 साल पूरे होने पर भी कंपनी को ग्रेच्युटी की रकम देनी होगी। ग्रेच्युटी वो रकम होती है जो किसी नौकरी पेशा को उसके वेतन और प्रोविडेंट फंड के अलावा कंपनी से मिलती है। ग्रेच्युटी की रकम किसी व्यक्ति के वेतन और उसकी नौकरी की मियाद पर निर्भर करती है, यानी जितनी लंबी नौकरी होगी ग्रेच्युटी की रकम उतनी ही ज्यादा होगी। बताया गया कि केंद्र सरकार 18 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में ग्रेच्युटी से जुड़े नियमों को बदलने के लिए संशोधन बिल पेश कर सकती है। बिहार के समस्तीपुर में पूजा के समय छठ घाट पर बने काली मंदिर की दीवार गिरने से 2 महिलाओं की मौत हो गई। जिस वक्त यह हादसा हुआ, कई लोग सूर्य को अर्घ देने नदी में उतरे थे। तभी उनके पीछे से दीवार टूटकर गिर गई, जिससे कई लोग पानी में डूब गए। हादसा होते ही मौके पर मौजूद लोग पानी में डूबे लोगों की मदद के लिए पानी में कूद गए और दीवार के नीचे दबे लोगों को निकालने लगे। हादसे के दौरान घाट पर हजारों लोगों की भीड़ मौजूद थी, लेकिन फिर भी पानी में डूबे लोगों को बचाने में काफी वक्त लग गया, जिसकी वजह से 2 महिलाओं की मौत हो गई। हालांकि लोगों ने पानी में डूबे 4 लोगों को बचा लिया और तुरंत उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बिहार के खगड़िया में सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे 2 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि नदी किनारे पूजा के दौरान एक बच्ची का पैर फिसल गया और वो सीधा नदी में जा गिरी। इससे पहले कि उसे बचाया जाता उसकी मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना भी पूजा के दौरान हुई, जिसमें एक बच्चा पानी में डूबकर मर गया। एमपी के ग्वालियर में एक होटल में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि इसने कुछ ही देर में पूरे होटल को अपनी चपेट में ले लिया और वहां से आग की लपटें और धुआं उठने लगा। आग इतनी भीषण थी कि वहां से उठती लपटों और धुएं को काफी दूर से देखा जा सकता था। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गईं। लेकिन फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही होटल पूरी तरह आग की लपटों में घिर चुका था। इसके बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस ने होटल में फंसे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम उस पर पाइपों के जरिए लगातार पानी की बौछार करती रही। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। आगरा में सड़क पर 2 महिलाएं भिड़ गई। यूपी के आगरा में किसी बात को लेकर 2 महिलाओं में सड़क पर ही मारपीट हो गई। छत्तीसगढ़ की कांकेर में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन के समय वहां प्रेशर कुकर बम बरामद किया। पाकिस्तान में आजादी के लिए मार्च करने वाले जमीयत उलेमा ए इस्लाम की मौलाना फजल उर रहमान का इस्लामाबाद में धरना प्रदर्शन जारी है। उज्बेकिस्तान के दौरे पर ताशकंद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों से मुलाकात की और उन्हें तोहफे भी दिए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू आज जम्मू में अपना कामकाज संभालेंगे। यूपीपीसीएल के कर्मचारियों के पीएफ घोटाले में गिरफ्तार सुधांशु द्विवेदी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। बिहार के हाजीपुर में एक सांड ने कार को सींगों से उठाकर पटक दिया, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जहां सांड सड़क पर खड़ी एक कार के पिछले हिस्से पर ताकत दिखाता नजर आया। सांड ने पहले कार को पिछले हिस्से से उठाकर पटक दिया। इससे भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। फिर वो कार की दूसरी तरफ गया और इस बार पहले से ज्यादा ऊपर कार उठाकर पटक दी, जिससे कार पूरी तरह घूमी, उसकी दिशा ही बदल गई। फिर भी सांड कार पर टक्कर मारता रहा। फिर वहां कुछ लोग डंडा लेकर सांड के पीछे दौड़े और उस पर पानी फेंका तो सांड वहां से भाग गया, लेकिन सांड ने कार की हालत खराब कर दी। व्हाट्सएप जासूसी मामले में राजनीति तेज होती जा रही है। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जासूसी करने का सीधा आरोप लगा दिया और व्हाट्सएप जासूसी में प्रियंका गांधी वाड्रा के फोन की जासूसी किए जाने का भी दावा कर दिया। जब व्हाट्सएप ने सारे हैक्ड फोन को मैसेजेस भेजे तो एक ऐसा मैसेज श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा को भी आया।
कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी भी चुप नहीं रही और उसने कांग्रेस सरकार के वक्त जासूसी का आरोप लगा दिया। जिस सरकार ने, कांग्रेस यूपीए सरकार ने अपने ही वित्त मंत्री पे स्नूपिंग किया, वो कहां से वो पार्टी आज कोई आरोप लगा सकती है? दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बाद कांग्रेस भी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गई। दिल्ली कांग्रेस के कई बड़े नेताओं समेत सैकड़ों कार्यकर्ता इस प्रदर्शन में शामिल हुए और प्रदूषण फैलने पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के इस प्रदर्शन में भारी संख्या में महिला कार्यकर्ताओं ने भी हिस्सा लिया, जबकि कांग्रेस नेताओं ने केजरीवाल समेत केंद्र सरकार को भी दिल्ली में फैले प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके लिए अगर कोई भी जिम्मेवार है तो दिल्ली में आप पार्टी, आम आदमी पार्टी, केजरीवाल और केंद्र से भारतीय जनता पार्टी। दुनिया के टॉप 10 बेस्ट परफॉर्मिंग सीईओ की लिस्ट में भारतीय मूल के 3 सीईओ शामिल। ये लिस्ट हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू ने जारी की। टॉप 10 में शामिल 3 भारतीयों में पहला नाम शांतनु नारायण का है। अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी एडोबी के सीईओ शांतनु नारायण इस लिस्ट में छठे पायदान पर, जिन्होंने हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। जबकि वित्तीय सेवाएं देने वाली अमेरिकी कंपनी मास्टरकार्ड के सीईओ अजय बांगा 7वें नंबर पर। बांगा ने IIM अहमदाबाद से मैनेजमेंट की पढ़ाई की। और अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला इस लिस्ट में 9वें नंबर पर हैं, जिन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद IAS अफसर के तौर पर करियर की शुरुआत की। इन तीनों भारतीय सीईओ से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी यह है कि इन सबकी शुरुआती पढ़ाई हैदराबाद पब्लिक स्कूल में हुई। दुनिया के टॉप 10 सीईओ की लिस्ट में पहले पायदान पर अमेरिका की टेक्नोलॉजी कंपनी एनवीडिया के सीईओ येंसन युआंग। वहीं दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति और ऑनलाइन कारोबार से जुड़ी कंपनी अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस इस लिस्ट में जगह नहीं बना पाए। साथ ही दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई को भी बेस्ट परफॉर्मिंग सीईओज की लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक हादसे में युवक की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने जमकर हंगामा किया। खफा लोगों ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई और सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस तैनात करने की मांग की और सड़कों पर बैठकर जैम लगा दिया। विरोध में शामिल कुछ महिलाएं तो सड़क पर चारपाई डालकर बैठ गई, जबकि पूरे इलाके में जबरदस्त हंगामा हुआ। हालात बिगड़ते देख पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को सड़क से हटाने लगी। इस बीच प्रदर्शन में शामिल लोगों को हटाने के लिए पुलिस कर्मियों को भी काफी मेहनत करनी पड़ी। सड़कों पर बैठी महिलाओं को हटाने के लिए महिला सुरक्षा कर्मियों को भी लगाया गया, लेकिन जब लोग शांत नहीं हुए तो पुलिस कर्मियों को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। पुलिस वालों ने आसपास रहने वाले लोगों से भी हंगामे और हादसे के बारे में जानकारी ली और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इस हंगामे के समय लोगों ने कई बसों में भी जमकर तोड़फोड़ की। गुस्साए लोगों ने सड़कों से गुजर रही बसों को भी नहीं छोड़ा और उनके भी शीशे तोड़ दिए। चीन के झेजियांग प्रांत में स्कूल के बच्चों पर पढ़ाई का दबाव कम करने के लिए सरकार ने बच्चों के लिए कई नियम लागू कर दिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों की सेहत पर बुरा असर न पड़े, इसलिए उनका रात 10 बजे तक सो जाना जरूरी कर दिया गया। नियम के मुताबिक अगर बच्चे का होमवर्क पूरा ना हो तब भी माता पिता को उसे 10 बजे तक सुलाना होगा। साथ ही स्कूल की छुट्टियों के समय बच्चों को पढ़ाई नहीं करवाने की भी सलाह दी गई। हालांकि बच्चों की पढ़ाई में पिछड़ने के डर से लोग इस नियम का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली के पीरागढ़ी इलाके में 4 मंजिला फैक्ट्री में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 28 गाड़ियां मौके पर जुटी हैं। फैक्ट्री में आग देर रात लगी, जिसे बुझाने की कोशिश में 3 दमकल कर्मी घायल हो गए। आग की वजह से बिल्डिंग का पिछला हिस्सा गिर गया। आग दूसरी इमारत तक फैल चुकी है। आग से करोड़ों का नुकसान होने की आशंका भी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में एक गौशाला में गायों की खराब हालत से खफा गौसेवक ने पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा किया। इस गौसेवक ने गौशाला के हालात सुधारने की मांग की। हाथ मनवाने के लिए पानी की टंकी पर चढ़ गया, जिसको देखकर वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। ऐसे में पुलिस के कई अधिकारी टंकी पर चढ़े आदमी को समझाने के लिए पहुंच गए और नीचे से उसे गौशाला में व्यवस्था सही करने का आश्वासन देने लगे। व्यवस्था नहीं बनेगी फिर चले जाना, आओ तो नीचे आओ। करीब 2 घंटे तक टंकी पर चढ़े इस गौसेवक का हंगामा वहां चलता रहा और पुलिस वालों से काफी मिन्नतें करवाने के बाद युवक टंकी से नीचे उतर आया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। बाद में पुलिस उसे थाने ले गई और शांति भंग करने के आरोप में उसे जेल भेज दिया। नेपाल के एक पर्वतारोही निर्मल पूजा ने दुनिया की 14 सबसे ऊंची चोटियों पर सबसे कम वक्त में चढ़ाई करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। निर्मल पूजा ने अपने इस मिशन को सिर्फ 6 महीने 6 दिन में पूरा कर लिया, जिसके लिए उन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ाई की। इस अभियान के दौरान उन्होंने माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और नंगा पर्वत जैसी मुश्किल और ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई की। इस बेहद मुश्किल अभियान के दौरान उनको कई तरह की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा।
सफर के दौरान उन्होंने बेहद संकरी और बर्फीली चोटियों पर चढ़ाई की, खतरनाक ग्लेशियरों को पार किया और रस्सी की मदद से खड़ी चट्टानों पर भी चढ़ गए। And I would like to thank the mountain god for allowing us the safe passage to stand here right on top of the world's second highest mountain. एवरेस्ट तक पहुंचने के रास्ते में उन्हें कई गहरी खाइयों को भी पार करना पड़ा, जबकि चीन की एक चोटी तक पहुंचने के दौरान उनकी टीम बर्फीले तूफान के बीच फंस गई। लेकिन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए निर्मल पुरजा ने अपने मिशन को रिकॉर्ड वक्त में पूरा कर लिया। निर्मल पुरजा ने प्रोजेक्ट पॉसिबल नाम के अपने अभियान की शुरुआत इसी साल अप्रैल में की थी। इस दौरान उन्होंने जिन चोटियों पर चढ़ाई की वो सभी 8000 मीटर से ज्यादा ऊंची थी। इस मिशन की शुरुआत नेपाल से करते हुए निर्मल पुरजा ने अप्रैल में वहां के अन्नपूर्णा और धौलागिरी पर्वत पर चढ़ाई की। इसके एक महीने बाद मई में उन्होंने कंचनजंगा, एवरेस्ट, लाओत्से और माउंट मकालू को फतेह किया। 2 महीने बाद जुलाई में वो पाकिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने नंगा पर्वत, गशेरबराम और केटू पर्वत की चढ़ाई पूरी की। इसके बाद निर्मल दोबारा नेपाल लौटे और सितंबर में चोआयो और मनास्लू चोटियों पर फतेह हासिल की। चीन की सबसे ऊंची शिशापेंगमा चोटी पर चढ़ाई के साथ ही उनका ये अभियान पूरा हो गया। इससे पहले 14 ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई का रिकॉर्ड दक्षिण कोरिया के एक पर्वतारोही के नाम था, जिन्होंने लगभग 8 साल में इस मिशन को पूरा किया। यूपी के बागपत में हाईवे पर अचानक एक कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। कार में आग वहां एक पेट्रोल पंप के पास लगी, जिसे बुझाने के लिए पेट्रोल पंप के कर्मचारी घटना की जगह पर पहुंच गए और आग बुझाने वाले सिलेंडर की मदद से उस पर काबू पाने में जुट गए। आग बुझाने के समय कार से धुआं उठने लगा। काफी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया। तुरंत ही सिलेंडर लेके अपने पेट्रोल पंप से आए और उसमें 2 बच्चे थे छोटे छोटे, और उसका मतलब गाड़ी का ड्राइवर था, तो हमने बहुत जल्दी करके गाड़ी को आग को कंट्रोल किया। कार में आग लगने की वजह से वहां जैम लग गया, जिसे वहां पहुंचे पुलिस वालों ने खुलवाया, लेकिन इस आग में कार जलकर पूरी तरह बर्बाद हो गई और कार का ड्राइवर मामूली रूप से घायल हो गया। गनीमत रही कार में सवार लोगों को वक्त रहते सुरक्षित बचा लिया गया। दिल्ली में 30 हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों में झड़प मामले में दिल्ली की सभी निचली अदालत और हाईकोर्ट के वकील आज हड़ताल पर रहेंगे। हालांकि कुछ विशेष केसों की जिरह के लिए हाईकोर्ट में कुछ वकीलों को कोर्ट में अपना पक्ष रखने की इजाजत दिल्ली बार काउंसिल ने दी है। दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के वकील भी हड़ताल पर रहेंगे। हाईकोर्ट ने पुलिस और वकीलों की झड़प के मामले की जांच पूर्व हाईकोर्ट जस्टिस SP गर्ग को दी है और 6 हफ्ते में जांच पूरी करने का आदेश भी दिया गया है। हिमाचल में हुई बर्फबारी में गाड़ियां फंस गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी की वजह से वहां कई गाड़ियां फंस गई। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में हावड़ा शिरडी एक्सप्रेस के AC कोच में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। राजस्थान के कोटा में रिहायशी इलाके में 2 मगरमच्छ आने से हड़कंप मच गया, जिसे वन विभाग की टीम ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद पकड़ा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में डेंगू के मामले बढ़ने पर TMC कार्यकर्ताओं ने वहां की मेयर के इस्तीफे की मांग की। बद्रीनाथ में दिन भर बारिश के बाद रात में हुई बर्फबारी से मौसम ठंडा हो गया। राजस्थान के सीकर में रिहायशी इलाके में तेंदुआ आने पर अफरा तफरी मच गई, जिसे वन विभाग की टीम ने काफी मशक्कत के बाद पकड़ा। केंद्र सरकार ने केरल के कोच्चि में वाटर मेट्रो चलाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। एक रिपोर्ट में बताया गया कि कोच्चि वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट पर्यावरण से जुड़ी अड़चनों की वजह से काफी समय से अटका हुआ था, जिसे केंद्र ने मंजूरी दे दी। देश के इस पहले वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट पर 819 करोड़ रुपए की लागत आएगी। जानकारी दी गई कि वाटर मेट्रो 16 रूट पर चलेगी और कोच्चि के 10 इलाकों को जोड़ेगी। कोच्चि में बैकवाटर से होकर गुजरने वाले 78 किलोमीटर लंबे रूट पर 38 वाटर मेट्रो टर्मिनल बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए 78 इको फ्रेंडली नावें बनाई जा रही हैं, जो पूरी तरह एयर कंडीशनड हों। वाटर मेट्रो रूट पर चलने वाली नावों के रखरखाव और मरम्मत के लिए 2 बोटयार्ड भी बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट का जिम्मा कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड के हवाले है, जिसमें केंद्र और केरल सरकार की साझेदारी है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की उठापटक के बीच आज मुलाकातों का दौर चलने वाला है। देवेंद्र फडणवीस आज अमित शाह से मुलाकात करेंगे, तो दूसरी तरफ शिवसेना नेता संजय राउत शाम में राज्यपाल से मिलने वाले हैं और आज ही शरद पवार और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की भी मुलाकात होने वाली है। महाराष्ट्र में सरकार बनाने पर बीजेपी और शिवसेना के बीच दूरी और बढ़ती जा रही है। शिवसेना ने फिर एक बार बीजेपी नेताओं पर हमला बोल दिया, जबकि कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने सरकार गठन नहीं करने पर बीजेपी और शिवसेना को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन दोनों को मिलकर जनादेश तो मिला है, वो क्यों सरकार नहीं बना रहे?
हमको जनादेश नहीं मिला, विरोध पक्ष में बैठने का मिला है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनाने पर बीजेपी और शिवसेना पर हमला बोला और दोनों पर महाराष्ट्र की जनता की मुसीबतों पर ध्यान नहीं देने का आरोप लगा दिया। सतारा में बारिश हुई, पूरे बारिश से खेता बर्बाद हो गए, उसकी फिक्र नहीं है लोगों को। 50-50। हालांकि शिवसेना नेता संजय राउत ने भी दावा किया कि उनके पास बीजेपी के बिना भी सरकार बनाने का बहुमत है और वो किसी भी हालत में अपना हक लेकर रहेगी। अभी महाराष्ट्र की राजनीति में जो स्थिति पैदा हुई है, शिवसेना हमेशा स्वाभिमान से अपना हक लेकर रहेगी। चीन की एक कंपनी ने 4 सीटों वाले इलेक्ट्रिक विमान का सफल परीक्षण किया। कंपनी ने दावा किया कि उसका छोटा ई-प्लेन बैटरी से उड़ता है और इससे किसी तरह का प्रदूषण नहीं होता। कंपनी ने बताया कि बैटरी फुल चार्ज होने पर यह विमान आसानी से 1.5 घंटे तक उड़ सकता है और एक बार में करीब 300 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है। विमान का वजन कम रखने के लिए इसे बनाने में कार्बन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि वजन कम होने से उड़ान के दौरान बैटरी कम खर्च होती है। बताया गया कि इस विमान का वजन 1200 किलोग्राम है और इससे पायलट समेत 4 लोगों के बैठने की जगह है। इस विमान की लंबाई करीब 8.5 मीटर और दोनों पंखों की लंबाई 13.5 मीटर। कंपनी का दावा है कि ये ई-प्लेन रनवे के अलावा सड़कों और सूखे मैदान से भी उड़ान भर सकता है। एमपी के कटनी में गाड़ी की टक्कर से गुस्साए बाइक सवार कुछ लोगों ने 3 लड़कों की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें कुछ लोग उन लड़कों की लात घूंसों से बेरहमी से पिटाई करते दिखाई दिए। इन लोगों ने अलग अलग झुंड बनाकर तीनों लड़कों की खूब पिटाई की। इससे पहले इन लड़कों की गाड़ी के सामने से आ रही एक बाइक से टक्कर हो गई, जिसमें बाइक सवार एक आदमी जमीन पर गिर गया। हालांकि टक्कर इतनी तेज नहीं थी, इसके बाद भी उन लोगों का पारा इतना चढ़ गया कि उन्होंने तीनों लड़कों को गाड़ी से बाहर निकालकर पीटना शुरू कर दिया। इससे तीनों लड़के बुरी तरह जख्मी हो गए। बांस, डंडे, ये चला कम से कम 10 मिनट, फिर हमें नाली में डाला गया। काफी मारपीट के बाद वो लड़के वहां से जाने लगे, लेकिन एक आदमी गाड़ी पर किसी चीज से कई बार वार करता रहा। हालांकि बाद में वो सभी लोग वहां से चले गए और घायल लड़कों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मारपीट में तीनों लड़कों को काफी चोट आई और उनकी गाड़ी के भी शीशे टूट गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बलिया में एक दुकान में आग लगने से हड़कंप मच गया। जिस दुकान में आग लगी वहां पटाखे भी रखे हुए थे, जिसकी वजह से आग तेजी से फैल गई और पटाखों की वजह से वहां धमाके होने लगे। आग लगने की जानकारी मिलते ही आसपास के कई लोग वहां पहुंच गए और आग को बुझाने की कोशिश करने लगे। आग इतनी तेज थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई देने लगी और आसपास की दुकानों पर भी खतरा बढ़ गया। आग की सूचना मिलते ही पुलिस वाले भी पहुंच गए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि उनकी सारी कोशिशें बेकार हो गयी। थोड़ी देर बाद आग ने आसपास की 3 और दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया। काफी देर की कोशिश के बाद इलाके के लोगों ने ही पानी की मदद से आग को काबू कर लिया। मदद नहीं मिलने से नाराज लोगों ने दमकल विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। फायर ब्रिगेड न आने के कारण हम लोग के मार्केट में बहुत बड़ी नाला है, उस नाले के पानी से उसका आग को हमने बुझाया। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आज से ऑड इवन दिल्ली में लागू किया है। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के अक्षरधाम के पास। ऑड इवन के हिसाब से इवन डे राजधानी दिल्ली में ऑड इवन लागू होने के साथ ही लोगों की मुसीबतें भी शुरू हो गई हैं। दिल्ली पुलिस है वो भी लगातार जो है बॉर्डर एरिया पर चेकिंग कर रही है। ये फिलहाल एक सरकारी गाड़ी है जिसको रोका गया है और ये ऑड नंबर गाड़ी है।